Hello everyone. Today we will start with chapter number 2 of class 9 Socialism in Europe and the Russia Revolution. So अगर इसके रिकैप की बात करें, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा जिसमें कि पूरी सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट इज बिलोंग टू क्लर्जी, सेकेंड वन इज of nobility and third one is of remaining people, that means the businessmen, peasants, educators all over. और इन सब ने एक नई सोसाइटी की डिमांड की जिसके कारण से रेवोल्यूशन आया किसमें, यूरोप में. और उसी रेवोल्यूशन से बहुत सारे लोगों ने आइडियाज़ लिए और उसके कारण से चेंजेस शुरू हो गए कहाँ पे, यूरोप में आने. सो अगर रशिया की बात करें तो वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ यूरोपियन सोसाइटी थी. डेट मीन्स कि पीपल जितने भी वहाँ के थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे. फर्स्ट वन इज़ लिबरल्स, सेकेंड वन इज़ रेडिकल्स एंड थर्ड वन इज़ कंजर्वेटिव्स. सो अगर लिबरल्स की बात करें कि ये किस टाइप की थिंकिंग रखते थे, दे वांटेड टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी. वो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, सेकुलरिज्म सबको सपोर्ट करते थे. ये अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर को कि कोई डायनेस्टिक रूलर जो है और उसी की डायनेस्टी, दैट मीन्स कि फादर का बेटा जो है वही आगे राजा बन गया, राजा का बेटा राजा. सो इस चीज़ को वो अपोज कर रहे थे. उसके अलावा गवर्नमेंट उनको लगती थी कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होनी चाहिए. गवर्नमेंट जो है उसमें ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के लिए अच्छी हो, क्योंकि लोगों के द्वारा होगी तो वो लोगों के लिए अच्छी ही होगी. नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. पर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे. इनको ये था कि सिर्फ मैन के पास वोटिंग का राइट होना चाहिए और वो भी वही मैन जिनके पास प्रॉपर्टी हो. अगर नेक्स्ट बात करें हम रेडिकल्स की, तो रेडिकल्स में ये एक ऐसे नेशन की डिमांड कर रहे थे कि जहाँ पे गवर्नमेंट जो है फुल्ली बेस्ड हो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन किस तरह की है. ये अपोज करते थे कि किसी तरह के प्रिविलेजेस जो हैं लैंड ऑनर्स को या वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स को नहीं मिलने चाहिए. और नेक्स्ट वन है कंजर्वेटिव्स. ये सपोर्ट करते थे मोनार्क एंड नोबिलिटी को. इनको लगता था कि चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे आने चाहिए, कोई रेवोल्यूशन के ज़रिए एकदम से चेंज नहीं लाना चाहिए हमें. सो अगर हम बात करें इन्हीं तीनों की, इसके बाद में धीरे धीरे नई नई फैक्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रीज़ ग्रो अप हो रही थी और इंडस्ट्रीज़ के ग्रो होने के कारण से, फैक्ट्रीज ज़्यादा होने के कारण से वर्क ज़्यादा हो रहा था, लेकिन लेबर्स को जो उनकी तनख्वाह वेजेस मिल रही थी वो काफ़ी कम मिल रही थी. उनके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थी. इस तरह की सिचुएशन में उन्हें सैनिटाइजेशन की भी किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं मिली थी, फैसिलिटी नहीं मिली हुई थी. सो लिबरल्स और रेडिकल्स ने इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया जो कि कंजर्वेटिव्स के अपोज में था. कंजर्वेटिव्स जो थे वो फैक्ट्री ऑनर्स थे. यहाँ पे वर्कर्स जो कि लिबरल्स और रेडिकल्स सपोर्ट करते थे उनका, तो वर्कर्स उन्हें पसंद कर रहे थे क्योंकि वो सारे ही मोनार्क को रिमूव करने की बात कर रहे थे. इसके अलावा यूरोप में अगर मिड 90th की बात करें, मिड 90th सेंचुरी में, तो यहाँ पे सोशलिज्म आना शुरू हो गया था. सोशलिज्म यानी कि समाजवाद. यहाँ पे सोशलिस्ट जो थे वो अपोज करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी का. आइडिया अगर बात की जाए ये टोटली बेस्ड था क्या, इनको बिलीव ये था कि हर एक के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, हर एक के पास इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और किसी तरह की कोई इंडिविजुअल पर्सन के पास पूरी इंटायर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. मैनी पीपल शेयर देयर आइडियाज सो दैट द सोशलिस्ट सोसाइटी कुड रन वेल इन फ्यूचर. बहुत सारे लोगों ने अपने आइडियाज़ दिए ताकि सोसाइटी अच्छे से रन कर सके, जिसमें फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट ऑन जो कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे. इसी तरह से लुइस ब्लैंक भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे और इनका कहना यह था कि गवर्नमेंट को भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए. कोऑपरेटिव कम्युनिटी यानी कि सारे पीपल्स जो हैं उनको इक्वल राइट्स मिले हो. इसी तरह से कार्ल मार्क्स एंड उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स ने भी इस चीज़ में कोऑपरेटिव कम्युनिटी और कैपिटलिस्ट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था. 1870 में बात की जाए तो सोशलिज्म का आइडिया आया यूरोप में और उसी के साथ में यहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉडी बनी जिसको कि हम सेकेंड इंटरनेशनल नेम से भी जानते हैं. फॉर्मेशन हुई कई तरह की एसोसिएशन की, अलग अलग तरह की पार्टीज फॉर्म हुई, जैसे कि जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रेंच में यानी फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी और ये सारे के सारे फॉलो कर रहे थे कम्युनिस्ट के आइडियाज़ को, दैट मीन्स सोशलिज्म को. लेकिन अगर बात की जाए इतने सारे आइडियाज़ को फॉलो तो बहुत कर रहे थे, लेकिन रशिया अकेली ऐसी थी जिसमें सोशलिस्ट गवर्नमेंट पाई जा रही थी. अब बात करें कि सिर्फ रशिया में ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट पाई जा रही थी, ऐसा क्यों? तो इसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा इससे पीछे
कि रशिया में 1914 या उससे पहले की सोसाइटी कैसी रही होगी। सो द रशियन एम्पायर इन 1914, उस टाइम पे ज़ार निकोलस सेकंड जो था वो वहाँ का मोनार्क था। अलग अलग तरह के रिलीजन पाए जा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रिलीजन या फिर जिसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी वो थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, 85% लोग फार्मिंग कर रहे थे। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ थी और जो इंडस्ट्रीज़ थी भी वो सिर्फ 2 एरियाज तक ही सीमित थी। फर्स्ट वन इज़ पीटरबर्ग एंड सेकेंड वन इज़ मॉस्को। 1890 में जब रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ी और डिमांड बढ़ने से फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और 1914 में 31% वुमेन्स जो थी वो इन फैक्ट्रीज में वर्क कर रही थी। नाउ रशियन सोसाइटी इन रूरल एरियाज़, यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस जो थी वो काफ़ी वॉस्ट थी, बहुत ही बुरी कंडीशंस थी पीजेंट्स के लिए, लेकिन पीजेंट्स के बीच में यूनिटी बहुत थी। वो सारे मिलके काम करते थे और जो भी इन लोगों का अगर मान लो किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो दूसरा उसमें पूरा प्रॉपर सपोर्ट उनका करता था। बिफोर 1914, अगर 1914 से पहले की बात की जाए, उस टाइम पे मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनसे इलीगल करार किया गया था कि ये सारी इलीगल है। रशिया में 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, जिसमें कि मेनली ये पार्टी जो थी वर्कर्स के लिए थी। यहाँ पे ये पार्टी जो थी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एक्टिव थी और उसी के 2 साल बाद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनी जो कि मेनली पीजेंट्स के लिए वर्क करती थी। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि फर्स्ट पार्टी जो है वो वर्कर्स के लिए काम करी है एंड सेकेंड वन इज़ फॉर पीजेंट्स। यहाँ पे ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में वर्क कर रही थी। अब 1898 वाली जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है ये 1903 यानी 5 साल के बाद में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक ये इनकी अपनी सोच के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हुई थी कि क्या इनके थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग। सो हेड जो थे बोल्शेविक के व्लादिमीर लेनिन थे। ये बिलीव करते थे कि पार्टी जो है वो फुल्ली डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। मेंशेविक जो थी इसमें जेलिस मर्तव जो थे वो उसके हेड थे और इनका था कि पार्टी हर एक पर्सन के लिए ओपन होनी चाहिए, कोई भी इसमें कभी भी आ सकता है। पावर एंड डिसीजन वाज इन जार हैंड, उस टाइम में सारी की सारी पावर और डिसीजन मेकिंग जो पावर थी वो जार के हाथ में थी। वॉर और उसी टाइम पीरियड में वॉर जो था वो रशिया और जापान के बीच में हो रहा था, क्योंकि वो दोनों ही कोरिया और मंचूरिया को अपने अंडर लेना चाहते थे। रशिया जो था वो कई बार हार चुका था, लेकिन फिर भी वो अगेन एंड अगेन उनसे फाइट करने में जापान के साथ लगा हुआ था। किसी फाइट में वॉर में काफ़ी नुकसान होता है और इस नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं उनकी पब्लिक को करनी पड़ती है, इसलिए प्राइजेस जो थे वो इंक्रीज़ होते चले जा रहे थे। इन प्राइजेस के इंक्रीज़ होने के कारण से पब्लिक के बीच में हड़कंप समझ रहा था और बहुत तरह की एसोसिएशंस फॉर्म होनी शुरू हो गई। 22 जनवरी 1905 में फादर गैपन जो ये एक लीडर बने थे, इनके साथ में कई वर्कर्स गए और विंटर पैलेस में जाके इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई मोनार्क के खिलाफ यानी जार के खिलाफ। अब जार ने क्या किया, अपना ऑर्डर दे दिया। जार ने क्या किया, जार ने ऑर्डर दे दिया अपनी ट्रूप्स को ओपन फायर का, और उस ओपन फायर में 100 वर्कर्स और लगभग 300 मर गए थे एंड 300 वर्कर्स जो थे वो इंजर्ड थे। और इसीलिए इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नेम से भी जानते हैं। ब्लडी संडे के कारण से या इतने लोगों की डेथ के कारण से लोगों के बीच में एक अलग सा ही इशू शुरू हो गया, जिसके कारण से लोगों ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी अपनी यूनियंस बनानी शुरू की। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड भी शुरू कर दी। अब प्रेशर में आके कहीं ना कहीं उसने जार ने क्या अलाउ कर दिया, उसने इलेक्टिव पार्लियामेंट की परमिशन दे दी। और उस टाइम की इलेक्टिव पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था, लेकिन उन्होंने ड्यूमा बनाई तो पर ड्यूमा को ज़्यादा दिन चलने नहीं दिया। फर्स्ट ड्यूमा को उन्होंने 75 डेज़ में ही डिसमिस कर दिया था। सेकंड ड्यूमा भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली थी और थर्ड ड्यूमा के टाइम में उन्होंने एक अलग ही चेंज कर दिया। उन्होंने वोटिंग लॉज ही चेंज कर दिए। उसमें उन्होंने वोटिंग लॉज के अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव्स को ज़्यादा राइट्स दे दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उन्हीं के सपोर्टर्स हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 1918, हम सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 एंड 1918 के बीच में हुई थी वो कैसी कंडीशंस में हुई थी, या फिर लोगों के बीच में इसको लेके कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक साइड पे जो कंट्रीज थी वो थी जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया एंड सेकेंड साइड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। अगर स्टार्टिंग में बात करें तो लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया अपने ज़ार का, लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के बाद में ही इवन उनके सपोर्ट के चक्कर में अपने सेंट पीटरबर्ग का नेम चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया। रीज़न क्या कि ये जर्मन नेम था और
वो जर्मन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाना चाहते थे। लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के बाद में लोगों ने अपना सपोर्ट करना कम भी कर दिया। अब ज़ार जो था, ज़ार का सपोर्ट अलग अलग रीज़न से कम हुआ था। फर्स्ट रीज़न तो ये था कि उन्होंने मेन पार्टी जो ड्यूमा थी उससे कंसल्ट करना ही बंद कर दिया था। उसके अलावा उनका जो एक राजपुतिन मॉन्क था, मीन्स की एडवाइज़र था, लोगों को लगता था कि ये एडवाइज़र बिल्कुल मूर्ख है, इससे एडवाइस लेना बिल्कुल बेकार है। और ज़ार की वाइफ जो थी वो जर्मन से थी, तो ये भी लोगों के दिमाग में था कि अगर जर्मन से फ़ाइट क्यों करेगा हमारा ज़ार। 1914 to 16 के बीच में रशिया की आर्मी जो थी वो बहुत ही बुरी तरह से हारी जर्मन से और ऑस्ट्रियन फोर्स से। 1917 में लगभग 7 मिलियंस पीपल जो थे 7 मिलियंस पीपल जो थे वो डाइड हो गए थे। और उसके अलावा 3 मिलियन पीपल्स जो थे उनके अपने घर उनसे छीन लिए गए। काफ़ी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, बिल्डिंग्स जो थी वो उनकी डिस्ट्रॉय कर दी गई, रेलवे लाइन्स टूट गई, सप्लाई कम होनी शुरू हो गई, जिसके कारण से फैक्ट्रीज भी स्टॉप हो गई। और उस टाइम पे अगर हम बात करें, एक नीवा रिवर बह रही थी जिसके कि दोनों कॉर्नर्स पे पुअर एंड गवर्नमेंट ऑफिस डिवाइडेड थे। यानी उस पे लेफ्ट कॉर्नर्स पे गवर्नमेंट ऑफिस थे एंड राइट पे पुअर पीपल्स रहते थे। अब फरवरी 1917 की बात की जाए तो यहाँ पे पेट्रोग्रेड्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी और जिसके कारण से वर्कर्स के पास खाना नहीं था। फरवरी 22 में फैक्ट्रीज क्लोज भी हो गई और ऐसी कंडीशन में जब उनके पास खाना भी नहीं है, फैक्ट्री भी क्लोज हो गई, तो 15 वर्कर्स जो थे वो अपने उस रिवर के ऑपोजिट साइड चले गए और नेवेस्की प्रॉस्केट में की जगह पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इस कंडीशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक कर्फ्यू लागू कर दिया ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन लोग भी कहाँ मानने वाले थे और वो 24 और 25 फरवरी को दोबारा से जाके वर्कर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी। 25 फरवरी में ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। अगेन प्रोटेस्ट बार बार हो रही थी राजा के खिलाफ और राजा ने क्या किया, कैवलरी को ऑर्डर किया कि वो इन पे फायर करे। लेकिन इस टाइम पे कैवलरी ने भी मना कर दिया क्योंकि वो भी राजा की इन आदतों से परेशान हो चुके थे। और 2 मार्च 1917 ने ज़ार ने रिज़ाइन कर दिया कुछ लोगों की एडवाइस के कारण से। अब यहीं पे सोल्जर्स और वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स तो पहले ही परेशान थे, जब सोल्जर्स यानी कैवलरी भी परेशान हो गई तो इन दोनों ने मिलकर एक पेट्रोग्रेड सोवियत का निर्माण किया, एक कंस्ट्रक्ट किया। पेट्रोग्रेड सोवियत और ड्यूमा ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की। अब यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन जो थे वो दोबारा से उठे और वो थे बोल्शेविक्स के लीडर्स माने जाते थे। इन्होंने 3 डिमांड्स की। 3 डिमांड्स में इनके फर्स्ट तो ये था कि जो भी वॉर्स हैं वो सारी की सारी वॉर जो है वो एंड अप कर दी जाए। सेकंड वन, लैंड जो थी वो पीजेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाए और बैंक्स जो है वो नेशनलाइज कर दी जाए। और उनकी इन्हीं 3 डिमांड्स को एप्पल थीसिस के नेम से भी हम जानते हैं। इन्होंने साथ के साथ ही और भी बहुत सारे चेंजेस किए। इन्होंने बोल्शेविक पार्टी को चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी करने की सलाह दी। उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत तरह के ऐसे रीज़न बताए कि ये गुड नहीं है क्योंकि इसके मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो नोबल्स को बिलोंग कर रहे हैं। लोग जो थे वो बोल्शेविक को काफ़ी पसंद कर रहे थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट के मुकाबले प्रोविजनल गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से पावर चली जाए। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी हार्ड स्टेप लेने शुरू कर दिए। एंड 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने क्या किया, उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत को भी इस चीज़ को लेके मना लिया कि वो सही हैं और कहीं ना कहीं एक अलग ही मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी उन्होंने फॉर्म कर दी, जिसे कि हम MRC के नेम से भी जानते हैं, जिसका लीडर उन्होंने बनाया लियोन ट्रॉट्स्की। 24 अक्टूबर 1917 में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। और इस रिवोल्ट के स्टार्ट होने के कारण से जो ऐसे मिलिट्री कमांडर्स जो इनको सपोर्ट कर रहे थे प्रोविजनल गवर्नमेंट को, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक के 2 न्यूज़पेपर को बैन कर दिया, सीज कर दिया। और इन रिटर्न बोल्शेविक्स ने क्या किया, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। बोल्शेविक्स को काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिल रहा था इसलिए वो जीत गए। और उन्होंने जीतने के बाद में क्या किया, उनको लगा कि अगर हम लोगों की सलाह से, लोगों के सपोर्ट से जीते हैं तो हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने बैंक को नेशनलाइज कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया, लोगों के बीच में लैंड जो थी वो सोशल प्रॉपर्टी बना दी। और उसके अलावा उन्होंने यूनिफॉर्म के बीच में एक चेंज किया, जो मिलिट्री यूनिफॉर्म थे उन्होंने सोवियत हैट उसमें ऐड करी। नेक्स्ट था नवंबर 1917। बोल्शेविक्स जो थे इन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए। उन्हें ये पूरा यकीन था कि अगर हम पहले मेजॉरिटी से जीते हैं तो होपफुली हम आगे भी मेजॉरिटी के साथ ही जीतेंगे। लेकिन शायद उनकी सोच कहीं गलत साबित हुई और वो हार गए। जनवरी 1918 में फिर उन्होंने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया और उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ में हाथ मिला लिया। और जर्मनी जो कि पहले से ही रशिया की दुश्मन
में आ रही थी, इसके कारण से लोगों ने इसका खिलाफ होना शुरू हो गया। और तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सीक्रेट पुलिस लोगों के बीच में चला दी ताकि वो उनके बारे में ये चीज़ें पता रख सके कि आखिर पब्लिक के बीच में चल क्या रहा है। और ऐसी कंडीशंस में वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई। सिविल वॉर किन तरह के लोगों के बीच में शुरू हुई? सिविल वॉर जो थी वो 3 तरह के लोगों के बीच में शुरू हुई, रेड, ग्रीन एंड वाइट। ये अलग अलग तरह से डिवाइडेड थे। रेड जो थे वो बोल्शेविक थे, यानी कि लेनिन के सपोर्टर थे। ग्रीन जो थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, यानी इसमें पीजेंट्स शामिल थे। और वाइट जो थे वो प्रोजारियस थे, यानी कि जो राजा को सपोर्ट करते थे। यहाँ पे पीजेंट्स और जार ये दोनों ने कहीं ना कहीं आपस में मिल के एक तरह से रिवॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर सोशलिज्म आया तो बाकी की कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट करेंगी, इसलिए इनको अदर कंट्रीज़ का सपोर्ट भी मिला था। लेकिन हुआ क्या कि अगेन बोल्शेविक यानी रेड जीत गए। ऐसी कंडीशन में जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स जो थे इन्होंने बहुत तरह की फॉर्मर रशियन एम्पायर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और साथ के साथ लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए इन्होंने अपने जो प्रॉमिस किए थे उसे कंप्लीट करने का डिसाइड किया। इन्होंने 5 ईयर प्लान किया, जिसका फर्स्ट 1927 टू 1932 एंड सेकेंड 1933 टू 38 था। और इन दोनों 5 ईयर प्लान्स के बीच में इन्होंने क्या किया, प्राइस फिक्स कर दिए। इंडस्ट्रीज इससे ग्रो काफ़ी हुई क्योंकि प्राइजेस फिक्स थे, लोगों को पता थे उनकी इनकम क्या होगी। उन्होंने स्कूलिंग को भी अप्राइज किया। लेकिन ऐसी बहुत अच्छी सीक्वेंस चल रही थी, रशिया काफ़ी ग्रो अप कर रहा था। और उसी टाइम पे एक बैड थिंग हुई कि लेनिन की डेथ हो गई। और लेनिन की डेथ के कारण बाद स्टालिन जो है वो पावर में आया। और 1927-28 के बीच में एक एक्यूट प्रॉब्लम आ गई, स्पेशली ग्रेन सप्लाई को लेके, यानी अब अनाज उतना नहीं था। स्टालिन ने क्या किया, इन चीज़ों को कंपल्सरी कर दिया कि कोई भी अनाज को स्टोर करके नहीं रख सकेगा। अगर कोई स्टोर करके रखता था तो उसको वहाँ से कब्जा कर लिया जाता था, रेड करके वापस ले लिया जाता था। रिच फार्मर्स को कुलकास बोला जाता था, उनसे भी रेड के ज़रिए इन क्रॉप्स को ले लिया गया था, क्योंकि उन्हें ये शक था कि अमीर जो फार्मर्स हैं वो संभाल के रखेंगे इन ग्रेन्स को, और जब रेट हाई हो जाएगा उस टाइम पे इन्हें सेल कर देंगे, इसलिए वो रेडिंग भी कर रहे थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो ग्रेन्स की सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जितनी ज़रूरी थी उतना नहीं कर पा रहे थे। अब कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, इस तरह की कंडीशन में उन्होंने जब हर तरह के एफर्ट अपना लिए तो उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया कि सारे के सारे फार्म्स जो उन्हें कलेक्टिव कर लिया जाए, एक साथ में उसमें खेती की जाए, और उसके बाद में जितना भी प्रॉफिट होगा वो सबके बीच में डिवाइड कर लिया जाए। लोगों ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया, तो जिन्होंने मना करने की कोशिश की उनको जेल भेज दिया गया। 1930 टू 33 के बीच में लगभग 4 मिलियन पीपल्स जो थे इसी फैमाइन के कारण से डाई हो गए। बहुत से लोगों ने इसका क्रिटिसाइज़ भी किया। स्टालिन जो था, जो भी इसके खिलाफ होते थे वो सारे ही जेल भेज दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अगर हम बोले कि रशियन रेवोल्यूशन का क्या था, तो रशियन रेवोल्यूशन के कारण से सोशलिज्म आया था, इंडस्ट्रीज अप हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत तरह की और भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। सो होपफुली आप लोग इस चैप्टर को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए हो तो सब्सक्राइब मी। थैंक यू।